वैश्वीकरण के कई पहलू, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन पहले समझना पड़ेगा कि है क्या इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। कोई अभी 10-11 साल से नहीं हुआ और मेरा मानना है कि ये 250 साल पुराना है। तो सवाल यह है कि हुआ कैसे? तो मेरा यह मानना है कि मैकॉले साहब सक्सेसफुल हो गए। मैकॉले साहब ने कहा था कि ये लोग देखने में तो भारतीय रहेंगे, हाड़ मास से भारतीय, लेकिन अंग्रेजी इनके दिमाग में भर दी जाए। तो हमारी जो उच्च शिक्षा थी, जहां पे उसके विश्वविद्यालय वगैरह थे, तो वो ब्रिटिश ने सेटअप किए। उन्होंने आके इलाहाबाद में क्लेरिकल लेवल के लोगों को प्रोड्यूस किया जाता है और यही बात हो गई। तो हम पढ़ाते हैं सैमुअल्सन, सोलो, स्टिग्लिट्स वगैरह वगैरह। तो जो इंडियन इंटेलेक्चुअल है नॉलेज आ रही है, उसको रिसाइकिल कर देता है अपनी यूनिवर्सिटी में और रिसाइकिल करके वो हमारे। तो वहां पे अगर आप फिजिक्स की किताब पढ़ें तो उसमें कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टाइन, इन सब के नाम आते हैं। किस भारतीय का नाम आता है जिसने बेसिक साइंस में डिस्कवरी की हो पिछले 250 साल? टेक्नोलॉजी हमारी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही है और सारे के सारे उसके साथ जो शब्द जुड़े हुए हैं, उसके साथ जो भाषा जुड़ी हुई है, वो सारी की सारी वेस्टर्न है। तो हमारे देश में जो होना चाहिए वो नहीं होता है और जो नहीं होना चाहिए वही होता रहता है। आप किसी भी सेमिनार में चले जाइए, कोई ये नहीं कहता कि एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, कोई ये नहीं कहता कि सबके लिए काम नहीं होना चाहिए, कोई ये नहीं कहता कि सबके लिए हेल्थ नहीं होनी चाहिए। तो नारा है हेल्थ फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, लेकिन होता नहीं है। सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण खोल के देखें पिछले 3 साल में, तो बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। 4 बच्चे हर साल जो जॉब मार्केट में आते हैं उनको नौकरियां नहीं मिलती, उनको 3,000, 4,000, 5,000 रुपए की अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी करनी पड़ती है। महज 30-40 हजार बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियां मिलती हैं। 80 लाख में से 30-40 हजार बच्चे। क्यों? क्योंकि कुछ रिटायरमेंट होता है, जहां रिटायरमेंट होता है वहां पे भर्ती होती है। तो वैसी नौकरियां 30, 40, 50 हजार हैं। तो इससे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत बढ़ती चली जा रही है और बहुत परेशानी की है। ये आज वैश्वीकरण के दौर से जूझना है, तो हमें अपनी स्थिति 250 साल की समझनी पड़ेगी। समझे, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा फिनोमेनन है जो मार्केट का पेनिट्रेशन, बाजार का पेनिट्रेशन समाज में आगे करता जाता है। किस तरह से करता है? बाजार एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे लेन देन होता है, यानी कि मैं कोई वस्तु खरीदूंगा तो उसके जो पैसा देना है वो मैं सामने वाले को पैसा दूंगा, दुकानदार को पैसा दूंगा। तो एक तरफ गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं और जब लगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही थी, उस समय जो समृद्ध देश थे उन्होंने ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बनाए, जिससे कि सारी एक कमी है तो 2 कमी होने पे आप बेहतर हो। आपके पास एक काम है तो 2 काम करके आप बेहतर हो। चलिए उतनी आप बेहतर होंगे तो कंज्यूमरिज्म जितना होगा उतना समाज बेहतर होगा। लेकिन ये हमारे भारत के जो बेसिक जो वैल्यूज हैं वो उसके खिलाफ। क्यों? क्योंकि मोर इज बेटर का मतलब है कि सैक्रिफाइस, आप सैक्रिफाइस की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के बिना सैक्रिफाइस के बनता है और आप मार्केट के खिलाफ जा रहे हैं। तो मोर इज बेटर के चलते हुए कोई भी तो मोर इज बेटर के चलते हुए आज हमारे यहाँ कंज्यूमरिज्म का दौर बढ़ रहा है। जो समाज एक बहुत गरीब समाज है, जहां पे गरीबी बेतहाशा है, वहां पे जो अमीर वर्ग है वो कंज्यूमरिज्म के दौर से गुजर के और अपनी एक अलग पहचान बना रहा है, अपनी एक अलग वैल्यू सिस्टम बना रहा है। और जो दूसरी चीज जो मार्केट में चलती है वो कंज्यूमर सॉवरेनिटी, मतलब कंज्यूमर सॉवरेन है। जो कंज्यूमर चाहता है वही सही है। यानी कि अगर अमीर आदमी मर्सिडीज बेंज चाहता है तो मर्सिडीज बेंज मिलनी चाहिए, हालांकि चाहे 500 मर्सिडीज बेंज मिले लेकिन मिलनी चाहिए। वो अगर रेबान के सनग्लासेस चाहता है तो रेबान के सनग्लासेस मिलने चाहिए, हालांकि सिर्फ 1% जनता सिर्फ तो रेबान के सनग्लासेस पहन सकती है या पहन सकती है। रीबॉक के जूते मिल रहे हैं, हालांकि 2 या 3% जनता ही कर सकती है। लेकिन जो गरीब आदमी है उसको अगर खाने पीने की चीज चाहिए तो उसके पास परचेजिंग पावर नहीं, तो नहीं मिलती तो कोई बात नहीं।
तो ये जो हमारे समाज में एक वैल्यू थी कि जो गरीब आदमी है उसकी तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए, मार्केट के चलते वो नहीं, क्योंकि सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। जो गरीब है वो क्यों गरीब है? वो अपनी वजह से गरीब है, वो सामाजिक चेतना, सामाजिक जो हमारी चेतना बदल रही है। आजादी के समय हमने कहा कि जो गरीब है वो सिस्टम की वजह से गरीब है और सिस्टम बदल देने से गरीबी बदलेगी। लेकिन आज तो बात आदमी जो गरीब है वो अपनी वजह से गरीब है और इसलिए उसको छोड़ जो आज आ रहे हैं उसमें ये है कि पहले तो हम एक स्टैंड ले बनिया है वो 35%, 36%, 48%, 60% ब्याज चार्ज करता है, तो गलत बात मानते थे और उसके खिलाफ आंदोलन हुआ हमारी आजादी। लेकिन आज अगर कोलगेट पामोलिव 100% डिविडेंड डिक्लेयर करती है या हिंदुस्तान लीवर 60% डिविडेंड डिक्लेयर करती है, रिलायंस 60%, तो हम कहते हैं बहुत अच्छी वेल मैनेज कंपनियां हैं। हम ये नहीं कहते कि अगर ये अपना जो मुनाफा कम कर दे तो सबको चीजें सस्ते दाम में मिलेगी। तो मार्केट डिटरमिन्स कि क्या सही है क्या गलत है। मार्केट ने कह दिया कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप अच्छे हैं। जॉर्ज सोरोस इंटरनेशनल स्पेकुलेटर है, वो कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं इससे तो सरकारें नहीं चल पाएंगे, देश नहीं चल पाएंगे। क्यों? अब आपने देखा साउथ ईस्ट एशिया में इस तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी धराशायी हो गई 1997 में। क्यों धराशायी हुई? क्योंकि इंटरनेशनल स्पेकुलेटर्स जो सट्टेबाजी करते हैं कि कुछ लोगों के प्रॉफिट के लिए मार्केट में अगर 1 करोड़ लोग बिजली की देखा के लिए चल जाते हैं तो उसमें कोई वैल्यू नहीं। उसके लिए ये आप नहीं कहेंगे कि गलत है या सही है, सब सही है। मार्केट कहे तो सही है। मार्केट को कहा जाता है कि इट इज द ऑब्जेक्टिव फोर्स और बाकी सब कुछ सब्जेक्टिव है और जो ऑब्जेक्टिव है वही सही है। तो मार्केट के चलते जब ये ऑब्जेक्टिव है कि उनकी इकोनॉमी कमजोर पड़ गई स्पेकुलेशन के कारण तो पूंजी वहां से भाग गई, पूंजी भाग गई तो गरीबी बढ़ गई। तो इंटरनेशनल सोसाइटी में पहले तो जो नेशन स्टेट का, नेशन स्टेट में इकोनॉमिक रिलेशन होते थे, मार्केट होता था, वहां पे उस मार्केट के ऊपर अपने वैल्यू दी जाती थी। लेकिन इंडिया में क्या है? समाज दूसरा, इंटरनेशनल समाज कोई है नहीं, तो इंटरनेशनल वैल्यूज कोई नहीं है, कोई संस्था नहीं है जो इंटरनेशनल वैल्यूज हमारे ऊपर बता सके कि ये सही है गलत है। तो आज पुरानी वैल्यूज टूट रही है, नई वैल्यूज कोई नहीं। उसके चलते हमारे ऊपर जबरदस्त आघात है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो आज जो हो रहा है उसमें टेक्नोलॉजी जो बदल रही है उससे आम आदमी बहुत कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि आज साक्षरता कितनी है हमारे देश में? ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से चले तो 60-35% है, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि अगर आप अपना हस्ताक्षर दर्ज कर लेते हैं तो आपको साक्षर मान जाता है, पर अगर आप हस्ताक्षर सिर्फ कर लेते हैं तो क्या आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं? वो तो सिर्फ एक असेंबली लाइन के तहत हम जोड़ के बना लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसको जोड़ के कर नहीं सकता। इसकी समझ हमारे देश में कितने लोग जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मेरा मानना है कि हमारे जो अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं जो वर्ल्ड क्लास हैं वो मुश्किल से 10 लाख ऐसे लोगों को ट्रेन कर पाते हैं जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की समझ रखते हैं। इस बड़े 100 करोड़ से ऊपर के देश में 10 लाख ऐसे हैं जो हर साल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट है। तो ये बहुत कम संख्या है और उसके पीछे भी वैश्वीकरण का जरूरत है। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण में नेपोलियन थिंकर्स की तो जरूरत है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की जरूरत है, वो तो हम बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि सन 47 तक हायर एजुकेशन बहुत कम थी, टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशन बहुत कम थे, R&D होता नहीं था। और 1947 के बाद भी यही दौर चला, हालांकि IIT आया, लेकिन IIT क्या करते हैं? IIT के जरिया बन रहे हैं हमारी टैलेंट को इंडिया से लेके वेस्ट तक पहुंचाने के लिए। जेईई क्या करता है? जेईई में हम 16 सेक्टर्स में अपने टेस्ट करते हैं।